Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have completed the digestive system in human beings. Today we are starting the next topic, that is respiration. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए दो टर्म्स है, एक तो है रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज ब्रीदिंग। क्या डिफरेंस है दोनों टर्म्स में? ब्रीदिंग में आता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो हम ऑक्सीजन का इनहेलेशन कर रहे हैं, CO2 का एक्सहेलेशन। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। दैट प्रोसेस इज नॉन एज ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। अब हमने ऑक्सीजन इनहेल की, हमने जब इनहेल की वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? हमारी लंग्स के पास। लंग्स से वो एक्सचेंज होकर ब्लड में जाएगी और ब्लड से सारी बॉडी सेल्स के पास जाएगी। फिर वो सारी बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और किस में यूटिलाइज करती हैं? इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उस फूड के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। This process of oxidation of food and to release energy from that is known as respiration। कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली है वो बॉडी सेल्स के पास जा रही है, बॉडी टिश्यूज के पास जा रही है, वहाँ फूड का ऑक्सीडेशन कर रही है और उससे क्या प्रोड्यूस कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो पहले तो हम रेस्पिरेशन, इसके टाइप्स को देखते हैं, फिर हम इसका जो सेकेंड हाफ है इसी टॉपिक का, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कौन कौन से पार्ट से O2 इनहेल करते हैं, कौन कौन से पार्ट से CO2 एक्सहेल करेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या यू कैन से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी कर लिया था। जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो क्या बन गया था? कार्बोहाइड्रेट अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। अब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, ब्लड ने उसे सारी बॉडी में पहुंचा दिया। सारी बॉडी सेल्स के पास क्या पहुंच गया? ग्लूकोज पहुंच गया। अब देखिए इधर देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज क्या हुआ? सारी बॉडी सेल्स तक पहुंच गया। अब साथ देखिए सेल में ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोप्लाज्म है जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसमें ऑर्गेनेलीज होंगी, हमने अपने 9th क्लास में की होंगी। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है इसके अंदर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। हमें मोस्टली जो रेस्पिरेशन में कौन सी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी को ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या हुआ? फूड ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया? बॉडी के सेल्स के पास। कहाँ पहुंच गया? बॉडी के सेल्स के पास। अब इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज कितना, इट कंटेन्स 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसका ब्रेकडाउन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा ये? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और ये क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड, और यू कैन से इट विल फॉर्म पायरुवेट। ये पायरुवेट बनाएगा और ये कहाँ होगा? दिस प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। सेल के कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज पहुंचा है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या होंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। अब देखिए फर्दर इस पायरुविक एसिड का, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है। उससे पहले एक और चीज देखिए, हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिस रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन यूज होती है उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? एरोबिक। द रेस्पिरेशन विच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन यूज करते हैं तो कैसा रेस्पिरेशन शो करेंगे? एरोबिक। सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड का ऑक्सीडेशन तो करते हैं, सॉरी फूड का ब्रेकडाउन तो करते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये मोस्टली किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। अब देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुवेट बना, ये पाथ दोनों में कॉमन है, एरोबिक में भी होगा और अनएरोबिक में भी होगा। दोनों में पहले ग्लूकोज टूटेगा और उससे क्या बनेगा? पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनेगा। अब क्या होता है देखिए, अगर हम बात करें इन ईस्ट सेल, अगर ईस्ट सेल की बात करें तो क्या होगा? ये जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुवेट है, ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और ये फर्दर ब्रेकडाउन ईस्ट सेल शो करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मींस इसका फर्दर ब्रेकडाउन करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन करेगा और इसके ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। इट विल प्रोड्यूस इथेनॉल। और आपको पता है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। तो साथ में क्या निकल जाएगा? एक CO2 और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एनर्जी। तो क्या हुआ? सारा ये जो स्टेप है, पायरुविक एसिड बना, यहाँ तक तो साइटोप्लाज्म में था। ईस्ट में ये जो आगे का स्टेप है ये पूरा कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होगा? साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होगा और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी प्रोड्यूस। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको फर्मेंटेशन भी कह देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, कि फूड का एनारोबिक ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्या होगा? ह्यूमंस में क्या हुआ? ये जो पायरुविक एसिड यहाँ साइटोप्लाज्म में बना है, जो पायरुविक एसिड यहाँ साइटोप्लाज्म में बना है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में अब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन ह्यूमंस या यू कैन से जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उन सब ऑर्गेनिज्म में, उन सब सेल्स में या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? अब ये जो पायरुविक एसिड था ये कहाँ ट्रांसफर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इट विल एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। अब ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। 3 कार्बन थे तो 3 CO2 बन जाएंगे, H2O, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एनर्जी। इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। तो इन दिस वे जो यहाँ पे बना था पायरुविक एसिड वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगा। कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके साथ ही देखिए, कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स और यू का हमारी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन किस वजह से होता है? देखिए, हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? इसका ऑक्सीडेशन होगा और यही प्रोसेस एनर्जी प्रोड्यूस करने का। यहाँ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जितना फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन जितनी चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उतनी हम इनहेल नहीं कर पाते हैं उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर जो ह्यूमन मसल सेल्स होते हैं उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जितनी ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए उतनी नहीं मिल रही है, तो उस केस में वो क्या शुरू कर देती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होगा? इन ह्यूमन मसल सेल, और कब? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के टाइम क्या होगा? फूड का नॉर्मली तो ह्यूमंस में एरोबिक ही होगा, लेकिन हैवी एक्सरसाइज के टाइम दीज मसल सेल्स शो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दे विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये क्या बनाएंगी? लैक्टिक एसिड।
और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड से क्या बन गया लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी एनर्जी। ये एनारोबिक है, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम मसल सेल्स ने क्या शो किया एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है हमारी चेस्ट मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, या यू कैन से इट लीड्स टू द मस्कुलर क्रैम्प। इसी की वजह से क्या होता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे जो मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इसी की वजह से मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, और हम यूँ कह सकते हैं मसल्स में क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरसाइज के टाइम, हैवी एक्सरसाइज के टाइम हमारी मसल्स में पेन क्यों होता है, या मसल्स में क्रैम्प क्यों डेवलप हो जाते हैं, ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर मसल सेल्स। हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो स्टूडेंट दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, कौन से 3 पाथवे हैं, तो ये आपको सारे अच्छे से आने चाहिए। अब एक और चीज देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हर स्टेप में हमने लिखा है ये एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम ह्यूमंस की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, और हमें पता है हमारी एनर्जी करेंसी क्या होती है एटीपी। क्या होती है एटीपी, और यू कैन से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोल सकते हैं आप इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स इधर देखिए, जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होगा एक शुगर प्रेजेंट होती है, ये आपको लर्न नहीं करना है, बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे इसमें एक शुगर प्रेजेंट होती है, इसके साथ इसमें नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है, और ये नाइट्रोजन बेस जो होता है ये कौन सा होगा इसमें एडेनिन। कौन सा होगा एडेनिन, और इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होंगे जैसे 1 2, एक बार 2 भी ड्रॉ करते हैं देखिए, तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इसके साथ कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं 2 फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। शुगर है, एडेनिन है और 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अब जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये क्या करेगी, यहाँ पे एक और फॉस्फेट जोड़ देगी, तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, जो पहले एडीपी था उसके अंदर एक फॉस्फेट और लग जाएगा, यहाँ पे आके एक फॉस्फेट बॉन्ड और बना लेगा, और ये जो बॉन्ड होता है दिस इज हाई एनर्जी बॉन्ड। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ गया, तो ये क्या बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो क्या बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर रहेगी एटीपी की फॉर्म में। अब देखिए क्या होगा, एटीपी की फॉर्म में सेल में स्टोर है, जब सेल को जरूरत होती है तो क्या करेगा, सेल इन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल क्या करेगा इस बॉन्ड को, तो देखिए स्टूडेंट सेल क्या करेगा, जैसे ही सेल को एनर्जी की जरूरत है सेल इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। हर बॉन्ड की डिफरेंट होती है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट जो एटीपी को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा एडीपी में, इसमें कितनी एनर्जी होती है 30.5 किलो जूल पर मोल, और इस एनर्जी को फिर सेल को जो फंक्शंस करने हैं उसमें यूज कर लेगा। तो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो पहले होता है अगर एक ही फॉस्फेट है तो उसको हम कहेंगे एएमपी, एक और लग गया इसके साथ फॉस्फेट तो ये किस में कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक और जुड़ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और लग गया तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही सेल को जरूरत होती है इन बॉन्ड को ब्रेक करता जाता है,
ट्राई डाई में कन्वर्ट होगा, डाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमने रेस्पिरेशन को देखा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किन किन मेथड से होता है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ हमने किया कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा और CO2 H2 एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये ऑक्सीजन इन सेल्स के पास कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी ऑक्सीजन, ब्रीदिंग के प्रोसेस से। हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो लंग्स के पास गई है, फिर लंग्स से वो कहाँ जाएगी, सारी बॉडी के सेल्स के पास। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम यही स्टडी करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन इन सेल्स को ज़रूरत होती है ये कैसे उन तक पहुंचती है, कैसे वो सेल्स फिर अपनी CO2 को रिलीज करते हैं। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।